इंटर्नशिप के स्टूडेंट के लिए हमारा पहला ओरिएंटेशन लेक्चर है, जिसमें हम आपके मन में जो भी सवाल होते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर क्लास ज्वाइन करने से पहले, वो सभी सवाल आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर में कवर कर देंगे, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिले कि कैसे प्रिपरेशन हम करवाते हैं पूरे साल भर में, या फिर आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए पूरे साल भर में। ये आज के लेक्चर में पूरा आपको कवर किया जाएगा। जनरली स्टूडेंट जब फाइनल ईयर कंप्लीट करते हैं और इंटर्नशिप में आते हैं, तो पहला सवाल जो सबके मन में होता है वो ये होता है कि यहाँ से आगे क्या करना है, यानी कहाँ सेटल होना है, कहाँ से पैसे कमाने हैं। तो इसमें फिर पीजी का यानी काफ़ी सब्जेक्ट सबके मन में आता है कि पीजी कर लेते हैं, क्योंकि 3 साल भी मिलते हैं, स्टाइपेंड भी मिलता है। यही एक व्यू लेके सभी स्टूडेंट जनरली प्रिपरेशन के लिए आते हैं हमारे पास। तो ये उनका थॉट होता है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे कि पीजी करके कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, या फिर ओवरऑल मैंने इतने सालों, अभी 17 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, तो मैंने सब स्टूडेंट को देखा रहता है। तो मेरी राय क्या है, पीजी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर मेरे अनुभव में क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। फिर आगे काफ़ी सारे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन या फिर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। पीजी करे या ना करे, या फिर पीजी का कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, इसमें सबसे सिंपल आंसर मैं दे दूंगा आपको कि शॉर्ट टर्म में आपको पीजी करना पेनफुल लगेगा, कभी कभी उसमें आपके नेगेटिव भी थोड़ा रिव्यूज मिल जाएंगे आपको। लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी एक 8-10 साल का अगर किसी का आप जर्नी देखेंगे, 10-15 साल का अगर आप जर्नी देखेंगे किसी का भी करियर का, तो आपको लगेगा कि पीजी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपको समझे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो पहले तो पीजी के बारे में नेगेटिव रिव्यूज इसके लिए आते हैं क्योंकि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कॉलेजेस में एक्सपोजर को, उतना नहीं रहता कॉलेजेस में। यानी फॉर एग्जांपल किसी को समझो सर्जरी का सीट मिला है, किसी को गायनेक का सीट मिला है, या फिर ईएनटी ऑप्थाल्म का सीट मिला है, मेडिसिन का सीट है। तो इन कॉलेज ने इन सभी सब्जेक्ट्स में हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने पेशेंट्स हो ओपीडी में हो या फिर आईपीडी में हो, इतने प्रोसीजर्स हो कॉलेजेस में, उतना काम होता नहीं। फिर वहाँ पे ऐसा लगता है कि पीजी करके भी क्या फायदा है, ऐसे एक निगेटिव रिव्यू बन जाता है उस टाइम पे। या फिर जिन लोगों से हमें रिव्यूज मिलते हैं वो बहुत करंट सीनियर जो होते हैं, जो पहले ही साल में या फिर अभी जिनका एडमिशन हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनको काम बहुत लगेगा वहाँ पे, या फिर बहुत सारे क्लरिकल काम रहते हैं फर्स्ट ईयर में, और उससे लगता है कि आउटपुट उतना नहीं है, इसलिए फिर उनसे भी निगेटिव रिव्यूज मिल जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ पीजी करके फ़ायदा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म यानी क्या, जैसे 8-10 साल, 10-15 साल का अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो समझो किसी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में, एकदम एनाटॉमी या फिर समझो फिजियोलॉजी से भी सब्जेक्ट पकड़ लो आप, वहाँ से भी पास आउट हो जाएंगे, तो भी उनको कहीं ना कहीं तो कॉलेजेस में जॉब मिलके वो भी लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर बन जाते हैं, और उनका भी करियर धीरे धीरे सेटल हो जाता है। तो लॉन्ग रन में या फिर समझो एक ब्रॉडर टाइम एस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको समझेगा कि पीजी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके रिव्यूज़ हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव मिक्स बन सकते हैं, जो सीनियर से बात करने के बाद या फिर समझो जो कॉलेजेस की हालत देखने के बाद, तो आपको लगता होगा कि पीजी करके इतना फ़ायदा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग जर्नी किसी का भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली पीजी करना चाहिए, उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। इसके बाद हम शॉर्ट में थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक चीज़ें उसकी कवर कर देता हूँ। अभी जो हमारा एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी पीजीसीटी एग्ज़ाम जो है, ये AIPGT नाम से होता है, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, आयुष क्यों बोला है, उसमें यानी बाकी भी पैथीज कवर हो जाते हैं। आयुर्वेद की भी एग्ज़ाम है, योगा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, सभी एग्ज़ाम्स है, तो उनके अलग अलग एग्ज़ाम से उसमें आयुर्वेद का भी एक एग्ज़ाम होता है। तो अभी इसका मार्किंग सिस्टम कैसे, या फिर ये कौन से लेवल पे होता है ना, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। यानी पहले 2017 से पहले अगर आप देखेंगे तो हर एक स्टेट का अलग एग्ज़ाम होता था, जैसे महाराष्ट्र का अलग, राजस्थान का अलग, गुजरात का अलग, ऐसे। अभी 2017 से कंबाइन होके सभी स्टेट के लिए एक ही एग्ज़ाम है, यानी वन नेशन वन एग्ज़ाम, ऐसा सिस्टम अभी है। तो ऑल इंडिया लेवल पे एक ही एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेन पेपर वाला सिस्टम नहीं है, अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। और ये 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है, और उसमें 480 मार्क्स होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, 120 क्वेश्चन, और टोटल जो पेपर है 480 मार्क्स का होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, वो कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन अगर सही हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, और जब आपका समझो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो 4 मार्क्स की जगह पे एक एक्स्ट्रा मार्क आपका कट हो जाएगा। यानी आपका कोई भी समझो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो वहाँ पे 5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे।
तो वैसे भी 4 कट होने वाले थे, तो यानी क्योंकि एक क्वेश्चन के तो 4 मार्क्स है ही, वो तो कट हो गया आपके। लेकिन अगर आपका कोई भी जवाब अगर गलत हो जाता है तो 4 मार्क्स की जगह पे आपके एक एक्स्ट्रा मार्क आपका कट हो जाएगा, यानी आपके 5 मार्क्स वहाँ पे कट हो जाएंगे। तो ये सिंपल उन्होंने नेगेटिव मार्किंग सिस्टम ऐसे रखा है कि सही जवाब हो गया तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत हो गया तो आपके 5 मार्क्स वहाँ पे कट हो जाएंगे। इसके बाद एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कौन दे सकता है और एग्जाम देने के बाद एडमिशन कौन ले सकता है। तो एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये सब NCISM डिसाइड करता है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, तो ये संस्था द्वारा ये सब डिसाइड किया जाता है। और मोस्टली क्राइटेरिया ऐसे होता है कि जैसे पिछले साल का उन्होंने रखा था कि 31 जुलाई से पहले जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है, 31 जुलाई से पहले जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है वो एग्जाम दे सकते हैं या फिर एडमिशन ले सकते हैं। ये डेट हमेशा यानी चेंजिंग होती है, ऐसे नहीं कि फिक्स यही डेट है। कभी 31 जुलाई, कभी 31 अक्टूबर तक भी हो चुका है, डेट एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन ये सभी जो डेट है ये बहुत जल्दी समझता नहीं, एकदम एंड में आता है। जो मई जून में वो डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा डेट रखना है, और फिर उसी डेट से पहले अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है तो वो अलाउ कर देते हैं। तो अभी फिलहाल 31 जुलाई का डेट चल रहा है पिछले 1-2 साल से, ये डेट कभी कभी एक्सटेंड भी हो सकता है। तो यही एक क्राइटेरिया है कि एक सर्टेन डेट दिया जाता है, उसके पहले अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है तो अलाउ कर देते हैं, या फिर उसके बाद में इंटर्नशिप अगर कंप्लीट हो रहा है तो फिर वो अलाउ नहीं करेंगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे सकते हो। ये क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी जनरली का यानी एग्जाम का होता है ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में करंटली क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। कि जैसे मैंने बोला था कि 2017 से एग्जाम शुरू है, ये IPT एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है PGCET का, तो 2017 से शुरू होकर अभी ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल में इसमें क्या चेंजेस हो चुके हैं। तो जैसे इनिशियल डेज में एग्जाम था वैसे अभी नहीं रहा, यानी 2017, 18, 19 में जैसे एग्जाम था वैसे अभी नहीं रहा। तो लेटेस्ट क्या चेंजेस इसमें दिखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज मुझे दिखता है वो ऐसा है कि एग्जाम का सिलेबस काफ़ी वास्ट हो चुका है। क्योंकि इनिशियल डेज में ऐसा था कि चरक सुश्रुत से ही काफ़ी आ जाता था, चरक सुश्रुत थोड़ा वाकपट पढ़ ले तो हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा है कि एग्जाम में काफ़ी सारे न्यू संहिता ऐड हो चुकी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कश्यप संहिता है, कश्यप संहिता के ऊपर ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। भेल है, हारित है, योग रत्नाकर है, वैश्य रत्नावली है, घेरंड संहिता है, हठयोग प्रतिपिका, ऐसे काफ़ी सारी छोटी संहिता इसमें ऐड हो चुकी है। रसरत्न समुच्चय है, रसतरंगिनी है, और वो सब्जेक्ट से भी, जैसे हम लोगों को लगता है कि रसशास्त्र, रसरत्न समुच्चय ये नहीं इसी में इंक्लूड रहेगा, लेकिन वैसे नहीं होता है। रसरत्न समुच्चय भी अलग से पढ़ना पड़ता है, या फिर द्रव्य गुण आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ भाव प्रकाश भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे हर जगह पे उन्होंने क्या किया है कि उस जो काफ़ी सारा एक्सटेंड कर दिया है। सेम विद सब्जेक्ट भी है, जैसे आयुष के है, या फिर जो लेटेस्ट हमारा जो जनरल नॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट रिसर्च साइड बढ़ चुका है, संस्कृत बढ़ चुका है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट्स में भी बढ़ चुके हैं और संहिता में भी बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर चेंज हो चुका है कि सिलेबस काफ़ी वास्ट हो चुका है। जो पहले थोड़ा सा लिमिटेड लगता था अभी वैसे नहीं रहा। सेकेंड चेंज ऐसे हो चुका है कि एग्जाम का अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुका है। पहले ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, तो ऑफलाइन जहाँ जहाँ क्लासेस होते थे वहाँ पे स्टूडेंट जाके पढ़ते थे, तो इतनी रीच नहीं थी क्लासेस की। तो अभी काफ़ी जगह पे क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, तो फिर स्टूडेंट हमेशा क्लासेस के टच में रह के काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं। तो कंपटीशन बढ़ चुकी है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ चुका तो कंपटीशन बढ़ चुकी है। एग्जाम का हार्डनेस भी बढ़ चुका है, पेपर में जो सवाल आते हैं वो काफ़ी सारे डेप्थ भी उसकी ज़्यादा होती है, और उसके पूछने का तरीका भी काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। कि पेयरिंग में पूछ लिया कि कॉलम A रखा है, कॉलम B रखा है, उसको पेयर करने के लिए बोला है। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कभी सत्य असत्य कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो पूछने का तरीका ऐसे सिंपल वन लाइन में नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं कि सिलेबस वास्ट कर दिया उन्होंने। दूसरा ऐसा कि जो डेप्थ है पूछने का वो भी बढ़ा दिया, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने लगे। स्टूडेंट में अवेयरनेस बढ़ने के कारण कंपटीशन बढ़ चुका है, और पूछने का तरीका भी काफ़ी सारा डिफिकल्ट कर दिया है। तो ये लेटेस्ट कुछ चेंजेस है जो पिछले 2-3 साल में आपको देखेंगे एग्जाम में, जो पहले इनिशियल डेज में ऐसे नहीं। 2017-18 का पेपर आप देखेंगे तो उतने सारे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक सवाल जनरल स्टूडेंट हमें पूछते हैं जब ज्वाइन करते समय कि ये कोर्स कब तक चलेगा, यानी जब आपके पास हम ज्वाइन करेंगे तब कब तक ये कोर्स चलेगा ऐसे। तो हम तो जनरली आपको बोलते हैं कि जिस साल के, जैसे आप समझो 27 के लिए अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो 27 का एग्जाम होने तक हम आपको पूरा गाइड करते हैं, और एग्जाम के बाद भी काउंसलिंग का भी हम इसी में गाइडेंस करते हैं। काउंसलिंग के जितना भी गाइडेंस हम करते हैं उसके लिए कोई फीस लेता नहीं। लेकिन अभी 1.5 साल ऑलमोस्ट स्टूडेंट हमारे पास रहते हैं, तो उनके काफ़ी सारे एक होता है कि हमारे ऊपर ट्रस्ट भी रहता है, या फिर हमारे पास इतने सालों का अनुभव भी है,
इसलिए स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए भी हमारे पास ही रहते हैं और काउंसलिंग के काफ़ी सारे सवाल उनके हम इसी में क्लियर करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तक तो काफ़ी सारा उनको समझ में आता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी एक कठिन फेज शुरू हो जाता है। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग रैंक रहती है, फिर उसके बाद उनकी कैटेगरीज अलग है, उनको जो कॉलेज चॉइस करना है या फिर सब्जेक्ट चॉइस करना है वो भी अलग होता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट को रैंक के अनुसार गाइडेंस करना, पुराने स्टूडेंट के नंबर निकाल के देना, पुराने जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं पीजी काउंसलिंग में, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के देना, ये सभी चीज़ें टिल द लास्ट राउंड तक हम करते हैं। और अलग अलग स्टेट काउंसलिंग के भी नियम, उसके वीडियोस बना के देना, ये भी हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो एक पकड़ लीजिए कि ऑलमोस्ट 2 साल तक आप इस क्लास में रहेंगे, यानी अभी समझिए यहाँ से हम स्टार्ट करें तो अगले 1-2 साल तक, क्योंकि 1.5 साल तक ऑलमोस्ट एग्जाम होता नहीं, और उसके बाद एग्जाम जैसे समझो अगर जुलाई में एग्जाम होता है किसी साल के, तो उसके आगे 4-5 महीने तक काउंसलिंग चलता है। तो 2 साल का ड्यूरेशन है इस एग्जाम का, टोटल कोर्स का, जिसमें 1.5 साल का आप ड्यूरेशन पकड़ लो कि एग्जाम प्रिपरेशन का है और उसके आगे का काउंसलिंग का है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि टिल द एग्जाम आपको ऐप का एक्सेस रहेगा, जो हमारे क्लास का ऐप रहेगा उसका, और उसके बाद व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे आपको डिटेल गाइडेंस जो है काउंसलिंग का किया जाएगा, उसमें आपको पर्सनली भी कॉल के ऊपर गाइडेंस के दिया जाता है। तो 2 साल तक आप ड्यूरेशन पकड़ सकते हो, यहाँ तक आपको ये हमारा कोर्स चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर क्लास का पैटर्न कैसे रहेगा, यानी हमें हमारा सिलेबस कैसे कवर होता है, या फिर टेस्ट का पैटर्न क्या है, और नोट्स हमें कैसे मिलते हैं। जनरली किसी भी क्लास के 3 सेक्शन होते हैं, नोट्स, लेक्चर और टेस्ट है। तो लेक्चर्स जो होते हैं, तो लेक्चर्स यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही रखते हैं, लाइव लेक्चर्स रखते नहीं, बिकॉज स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे, और सबका टाइमिंग मैच नहीं होता, नेटवर्क इश्यूज होते हैं। और सेकेंड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल कवर होता है वो टॉपिक, बाकी ग्रंथों के साथ कंपेयर करके सिखाया जाता है, मॉडर्न के साथ कंपेयर करके सिखाया जाता है, तो लाइव लेक्चर में वो लेना मुश्किल है। सेकेंड थिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आप कभी भी कर सकते हो, मिस होने का टेंशन नहीं रहता, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही जनरली स्टूडेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो लेक्चर्स आपको एक साथ सभी मिल जाते हैं पहले दिन पर, और नए लेक्चर्स हम बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वही कंटेंट है, हम लोग न्यू लेक्चर्स बनाते रहते हैं, वो आपको ग्रुप पे आता रहता है कि हमने ये न्यूली अपलोड करके लेक्चर्स ऐप पे रखे हैं ऐसे। देन टेस्ट वाला जो पार्ट है, टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और एक मेजर टेस्ट हम कैसे कंडक्ट करते हैं। तो टेस्ट ऑलमोस्ट सभी संहिता के टेस्ट हो या फिर समझो सब्जेक्ट के टेस्ट हो, आपको पहले ही दिन पर एक साथ मिल जाता है। जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक जैसे बोलते हैं, वो आपको एक साथ मिल जाता है, आप कितनी बार भी सॉल्व करो उस टेस्ट को। और हम लोग जो एक रखते हैं अलग से टेस्ट, जो मेजर टेस्ट हम उसको बोलते हैं। तो मेजर टेस्ट जो है 8-10 दिन के अंदर पर रखा जाता है, कि एक 8-10 दिन के अंतर पर मेजर टेस्ट रखा जाएगा, जिसका पोर्शन आपको पहले से दिया जाता है कि ये सिलेबस है टेस्ट का और उसका डेट ये रहेगा ऐसे। तो वो जो डेट अनाउंस होता है पहले से अनाउंस होता है, डेली उसका रिमाइंडर आता है ग्रुप पे कि ये टेस्ट इस डेट पे रहेगा, उसका ये सिलेबस है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लेक्चर्स कौन से देखने हैं, उसके नोट्स आपको दिए जाते हैं PDF फॉर्मेट में। तो ये सब टेस्ट का, मेजर टेस्ट का ऐसे शेड्यूल रहता है कि 8-10 दिन के अंतर पर एक मेजर टेस्ट हमेशा होता रहेगा बैच का, और उसके लिए पहले से सिलेबस दिया जाएगा। फिर एक टेस्ट हम 3 दिन रखते हैं, यानी ऐप हम 3 दिन रखेंगे, 3 दिन में आप कभी भी सॉल्व कर लो, और 3 दिन जैसे ही खत्म हो जाते फिर आपकी रैंकिंग आ जाती है कि उस टेस्ट में आपकी रैंक कितनी है उस बैच में। जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ उस बैच में जो पार्टिसिपेट करते हैं उस टेस्ट में, उसमें आपकी रैंक कितनी है, तो ऐप पे भी वो समझ में आता है। और उसमें से हम लोग नियरली 25 स्टूडेंट के नाम ग्रुप पे भी दे देते हैं, पहले 25 स्टूडेंट के नाम ग्रुप पे भी देते हैं। तो एक टेस्ट ऑलमोस्ट ऐसे कंडक्ट होता है कि 10 दिन का आपको सिलेबस दिया जाएगा, पहले प्रिपरेशन के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी 8-10 दिन का पकड़ लो आप। उसमें भी क्या होता है कि वो सिलेबस आपको पहले से हर दिन उसका नोटिफिकेशन ग्रुप पे आता है कि ये टेस्ट है, उसका डेट ये रहेगा, सिलेबस ये रहेगा, और टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब डेली नोटिफिकेशन आता रहता है ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहता है। टेस्ट 3 दिन रखा जाता है ऐप पे, 3 दिन के बाद वो आप यानी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट आप बाद में देख सकते हो। फिर से हम रीपोस्ट करते हैं ऐप पे ताकि आपको आंसर समझे, आपको फिर से सॉल्व करना होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 3 दिन रखते हैं इसके लिए ताकि आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। वो टेस्ट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो उनकी रैंकिंग आती है, अदरवाइज फिर रैंकिंग नहीं समझेगी आपको, बस टेस्ट के आपको आंसर समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि पहले दिन आपको जब आप एडमिशन लेते हो तो क्वेश्चन बैंक आपको वैसे भी मिल गया, सभी संहिता के सब्जेक्ट्स के टेस्ट आपको मिल गए। फिर 10 दिन के अंतर पर एक मेजर टेस्ट रखते हैं, उसमें काफ़ी सारा कंबाइंड सिलेबस रखते हैं, उस टेस्ट का कंडक्शन होता रहता है। फिर 10 दिन के अंतर पर आपकी एक रैंकिंग आती है क्लास में से कि
आपकी क्लास में कितनी रैंक है ऐसे। और इस आगे जाके हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 महीने का समय जैसे बीतता है तो ये 10 दिन का जो अंतर हम रखते हैं हर एक टेस्ट मेजर टेस्ट में, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं बीच में 2 दिन के अंतर पर सरप्राइज टेस्ट भी रखते हैं जो पुराने सिलेबस का हो, कि थोड़ा सिलेबस जो हमारा कवर हो गया, जैसे सुश्रुत निधान कवर हो गया या फिर चरक उत्तरार्ध कवर हो गया, तो उसके भी हम लोग काफी सरप्राइज टेस्ट रखते हैं ताकि आपका पुराने सिलेबस के साथ हमेशा टच रहे। और टेस्ट काफी सारे होते रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो लाखों में उसमें क्वेश्चन हैं, वो भी आपको मिल गया। सेकेंड थिंग, आपको मेजर टेस्ट भी रखा गया है, देन सरप्राइज टेस्ट भी रखा गया है, और डेली टेलीग्राम के ऊपर एक अलग से प्रैक्टिस होता है। टेलीग्राम जो हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म है क्लास का, तो टेलीग्राम का चैनल है, एक्चुअली ग्रुप नहीं चैनल है, जिसमें हम 11 क्वेश्चन जनरली पोस्ट करते हैं डेली, और वो भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो हमेशा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहती है। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमारे, टेस्ट काफ़ी सारे ऐप पे हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको कि क्वेश्चंस के लिए कहीं दूसरा बुक लेना हो या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आता है नोट्स वाला सेक्शन। तो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे जाते हैं, आप कहीं से भी प्रिंट कर लो, या फिर एक क्लास से रिलेटेड एक जेरोक्स सेंटर है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। वो एडमिशन के बाद हम उनका नंबर आपको दे देते हैं, तो उनको पेमेंट करने के बाद वो आपको होम डिलीवरी कर देते हैं। यानी क्लास का जो जितना भी फीस रहेगा उसमें हार्ड कॉपी नोट्स इंक्लूड नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी नोट्स इंक्लूड है। यानी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप कहीं से आपको भी जेरोक्स करना होगा कहीं लोकल जेरोक्स सेंटर से, तो आप भी कर सकते हो, या फिर एक समझो हमारे साइड से भी जेरोक्स सेंटर हम आपको दे देंगे, उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे भी मंगा सकते हो। उनको पेमेंट कर दिया तो वो आपको होम डिलीवरी कर देंगे। इसके बाद हम नोट्स के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं क्लास का, कि क्लास के कौन कौन से नोट्स हैं, उनका क्या फ़ायदा है ऐसे। तो नोट्स जनरली हम 3-4 नोट्स हम कवर करते हैं। एक तो संहिता के नोट्स है, देन सब्जेक्ट के नोट्स हैं, और फिर कुछ हाइलिंग टॉपिक्स हमने बनाए जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बार बार आते हैं ऐसे। तो मेन जो संहिता के नोट्स है उसमें भी हमने 2 प्रकार के नोट्स दिए। एक तो मेन उस संहिता के नोट्स है, और उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स जोड़ दिए। एक्स्ट्रा पॉइंट्स यानी कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल समझो हम सुश्रुत के नोट्स दिए आपको, तो हर स्थान में ऐसा नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे स्थानों में हमने इसे कवर कर लिया है। कि फॉर एग्जाम्पल सुश्रुत निदान स्थान के नोट्स आपको दिए हैं, तो निदान स्थान का समझो तीसरा अध्याय अश्वरी निदान अध्याय चल रहा है, उसमें हमने अश्वरी निदान के साथ बाकी ग्रंथों में अश्वरी के क्या क्या पॉइंट्स आ चुके हैं वो वहीं पे सिखा दिया है। या फिर मॉडर्न जो साइंस है उसमें अश्वरी से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स आ चुके हैं वो भी हमने सिखा दिया। जैसे मोस्ट कॉमन कौन सा रिनल स्टोन है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट है, या फिर रेडियोलूसेंट यानी एक्सरे में न दिखने वाला कौन सा है, तो यूरिक एसिड स्टोन है, ऐसे वाले। तो ऐसे जो टॉपिक्स हमें लगते हैं कि ये सब पूछा जाता है, अदर देन संहिता है या फिर बाकी ग्रंथों से पूछा जाता है, लेकिन संहिता में जो चरक सुश्रुत वाग्भट जो मेन ग्रंथ है यहाँ पे नहीं दिया है पॉइंट, तो वहां से हमने कवर किया, तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट में हमने डाल दिया है। तो मोस्टली संहिता में 2 प्रकार के नोट्स है। एक तो संहिता के मेन नोट्स है जो आपको पढ़ने ही है, मस्ट है, और साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट की नोट्स है जिससे आपकी काफी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। देन दूसरे नोट्स है सब्जेक्ट के नोट्स है, यानी वो द्रव्य हो, रस हो, या फिर एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी हमने कवर कर लिए। उसमें भी काफ़ी सारे हम लोग अपडेट करते रहते हैं, बिकॉज जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते हैं, पूछने का उनका डेप्थ बढ़ जाता है, वैसे हम लोग और उसमें जोड़ते रहते हैं। देन आता है कि जो मेन काफ़ी फेमस नोट्स है क्लास के हमारे, जो MRI नोट्स स्टूडेंट बोलते हैं, यानी हाई यील्डिंग टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं। MRI नोट्स यानी क्या है कि मिक्स, रैंडम और IMP नोट्स है। IMP नोट्स बहुत पहले हमने बनाए थे इनिशियली, जिसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक उसको एक साथ हमने जोड़ दिया था। तो आज भी वो काफ़ी हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो उसको हमने वैसे ही रखा है, नियरली 300 पेजेस का वो नोट्स है। देन रैंडम नोट्स हमने बीच में काफ़ी सारा बनाया। जो रैंडम नोट्स यानी जैसे समझो पारिक, जो गोविंद पारिक MCQ बुक्स जनरल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे पुराने पेपर्स दिए हैं, जितने पुराने 10-20 साल के जितने भी पेपर्स रहेंगे, तो हमने वो खुद सॉल्व कर लिए, और फिर उसी के जो नोट्स है वो हमने रैंडम नोट्स में इंक्लूड कर दिए। तो रैंडम नोट्स का एक अच्छा है कि इसमें 1 लाइन में MCQ कवर किया जाता है। तो 1 लाइन में है तो पढ़ने के लिए बहुत आसान लगता है, बस उसको थोड़ा रैंडम है इसलिए थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आजकल हमने उसके ऊपर भी लेक्चर्स कवर कर लिए, तो वो भी अभी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इस सभी के टॉपिक्स के लेक्चर्स भी अभी आ चुके हैं ऐसा। तो रैंडम नोट्स है जिसमें पुराने जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उसको हमने सॉल्व करके उसके टॉपिक्स हमने इसी नोट्स में इंक्लूड कर लिया, ताकि आपका पुराने पेपर्स का टेंशन काफ़ी सारा खत्म हो जाता है। और जो मिक्स नोट्स है जो हमने लेटेस्ट बनाए पिछले कई 2-3 सालों में से, तो मिक्स नोट्स में हमने क्या किया कि अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग जितने भी टॉपिक्स है, कि मिक्स नोट्स पढ़ना बहुत आसान है, बिकॉज ये लेटेस्ट हमने बनाए, तो हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट का भी पता चल कि उनको क्या पढ़ना आसान लगता है।
और साथ में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल 2022 में भाव प्रकाश के अनुसार कस्तूरी के बारे में पूछा था, तो कस्तूरी के संबंध में जितने भी पॉइंट्स है वो हमने एक साथ जोड़ दिए। ओज संबंधित समझो कोई टॉपिक्स है तो उसको एक साथ रखा है पूरा, कि आप एक बार वो पेज पढ़ ले तो आपको पूरा डिटेल कवर हो जाएगा। या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो आजकल पूछा जाता है लेटेस्ट ट्रेंड में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही है। बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट हो, जितने भी टॉपिक्स हमें लगते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग पूछे जा रहे हो AIPT एग्जाम में, हमने उसमें मिक्स नोट्स में ऐड कर दिया है। ऑलमोस्ट 600 पेजेस का भी नोट्स है, ये काफ़ी सारा आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी 600 पेजेस का नोट्स है और ये तीनों नोट्स स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते हैं और इससे काफ़ी सारी रैंकिंग स्टूडेंट की इंप्रूव हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है क्लास के नोट्स का, कि संहिता के नोट्स हैं, साथ में उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स हैं, सब्जेक्ट के नोट्स है, फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर के नोट्स, देन MRI नोट्स करके एक हाई यील्डिंग टॉपिक के नोट्स है ऐसे। तो इन शॉर्ट नोट्स हम अपडेट, इसलिए हमें नोट्स अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई इंस्टीट्यूट होगा ऑल ओवर इंडिया में जिनके नोट्स इतने होंगे, इतने डिटेल होंगे या फिर इतने ज़्यादा नोट्स होंगे। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी सारे नोट्स ऐड ऑन किए, बिकॉज इसका कारण ऐसे कि थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ लो, लेकिन फिर से एक साल रिपीट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेने। नोट्स समझो कि संहिता के नोट्स हो, जैसे भाव प्रकाश के हमने ऑलमोस्ट सभी वर्गों के नोट्स ऐड कर दिए हैं, माधव निदान के ऑलमोस्ट हर एक अध्याय का नोट्स बना दिया है। तो ऐसे हमने हर जगह पे नोट्स बढ़ा दिए, भले उसके थोड़ा ज़्यादा आपको नोट्स लगेगा, लेकिन नोट्स का ये फायदा है कि आपको एक साल आपका बच जाता है, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है, हाई रैंक पे आप जाते हो, अच्छे रैंक पे जाते हो और दूसरा कोई मटेरियल देखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्लास के नोट्स के ऊपर पूरा के पूरा डिपेंड रह सकते हो ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जनरली स्टूडेंट हमें पूछते हैं लेक्चर्स के बारे में, कि लेक्चर्स कौन सा लैंग्वेज में, मराठी की हिंदी है या फिर ऑडियो है कि वीडियो है ऐसा। तो लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो मराठी भी आपको मिलेंगे, हिंदी भी मिलेंगे, दोनों फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं। एक स्टूडेंट को दोनों प्रकार के लेक्चर्स का सकते हैं, मराठी सुनना है तो मराठी सुन लो या फिर हिंदी है तो हिंदी सुन लो ऐसा। ऑडियो भी है लेक्चर्स, वीडियो भी है, यानी आपको वीडियो देखना है तो वीडियो भी देखो या फिर ऑडियो सुन लो उसके। मोस्टली अभी वीडियो हो चुके हैं, कहाँ आप समझो ऑडियो नहीं रहेंगे लेकिन वीडियो जरूर रहेगा ऐसे, या फिर कहीं पे अगर मराठी नहीं रहा तो उसका हिंदी जरूर लेक्चर रहेगा। यानी कैसे होता है कि मराठी जो लोग हैं हिंदी समझ सकते हैं, कि हिंदी स्टूडेंट जो है वो मराठी समझ नहीं सकते, इसलिए हमने हर जगह पे ऑलमोस्ट हिंदी लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए ताकि लैंग्वेज का इशू ना रहे। तो लैंग्वेज का इशू आपको कभी नहीं होगा क्लास में। सेकेंड थिंग, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी दोनों प्रकार के लेक्चर्स है, इसलिए विजुअल मेमोरी का भी आपको इशू नहीं रहेगा। तीसरा ऐसा कि फैकल्टी अलग अलग है, फैकल्टी अलग अलग इसलिए रखा है हमने ताकि यानी इतने सारे एग्जाम्स में अपडेट आते रहते, ताकि एक आदमी इतना सारे लिस्ट बना भी नहीं सकता। सेकेंड थिंग, जब फैकल्टी जैसे पेडियाट्रिक अलग आदमी ने सिखाया समझो, तो पेडियाट्रिक का उसमें PG हो चुका है पेडियाट्रिक सब्जेक्ट में, उसी में उन्होंने टीचिंग किया है, या फिर ENT ऑप्थाल्म के लिए अलग टीचर है तो उसमें उन्होंने काफ़ी PG भी किया है, लंबे समय तक सिखाया भी है। सेम थिंग द्रव्य गुण है, फॉरेंसिक है, टॉक्सिकोलॉजी, हर जगह पे सब्जेक्ट की टीचर्स हमारे साथ हैं। इसीलिए क्या होता है कि आपको अपडेट्स जल्दी मिल जाते हैं, कंटेंट जल्दी बन जाता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहने से उसकी डेप्थ अच्छे से कवर हो जाती है, समझना बहुत आसान होता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि क्लास का, कि इतने सारे लोग आपके साथ हैं, तो वो फैकल्टी अगर साथ में रहेंगे तो जितने भी टॉपिक्स है जल्दी मिल जाते हैं और हर आदमी अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, इसलिए उसकी डेप्थ भी अच्छे से कवर हो जाती है। तो जितने भी आपके लेक्चर्स के बारे में समझो डाउट्स रहेंगे कि लेक्चर्स कौन सी लैंग्वेज में, तो मराठी हिंदी दोनों है और ऑडियो वीडियो दोनों है। लेक्चर्स के लिए फैकल्टी भी अलग अलग है और वो अपने अपने फील्ड में MD करके काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पे सिखाया है। इसलिए आपको कोई भी लेक्चर आप सुनेंगे तो ऐसा कभी तकरार नहीं लगेगी आपको कि ये समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज़ आपको आराम से समझ जाएगी, बिकॉज सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और साथ में यानी उनका सिखाने का भी काफ़ी लंबे समय का अनुभव है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर डाउट्स कैसे क्लियर किए जाते हैं हमारे क्लास में। तो डाउट्स जो है आप समझो दो प्रकार के डाउट्स हो सकते हैं, एक तो पहले सिलेबस के डाउट्स रहेंगे, या फिर समझो दूसरा जो है वो स्टडी प्लानिंग से रिलेटेड रहेंगे। कभी समझो किसी को स्ट्रेस आता है पढ़ाई के दौरान या फिर डीमोटिवेट फील होता है, तो ये जो डाउट्स होता है इसमें जो सिलेबस के डाउट्स है कभी स्टूडेंट मोस्टली मेरे नंबर पे पूछते हैं या फिर समझो हमारे ऑफिस के नंबर पे पूछते हैं। वहाँ पे फिर मेरे पास जब भी डाउट आता है तो हम उसको एक पूरा डाउट क्लियर करके उसका सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल की वाग्भट के अनुसार लंघन के कितने प्रकार हैं, चरक के तो पता रहते हैं समझो, तो वाग्भट के कितने प्रकार है, ऐसे अगर किसी ने पूछा तो हम उसको पूरा डिटेल बना के उसका डिटेल की चरक के अनुसार लंघन के प्रकार कितने हैं, वाग्भट के अनुसार कितने हैं, सुश्रुत के अनुसार कितने हैं, ऐसे अलग अलग, या फिर हारित के अनुसार कितने हैं, ऐसे तीन जितने भी उससे रिलेटेड जो टॉपिक हमारे ग्रंथों में रहेगा या फिर मॉडर्न का रहेगा
वो सब बना के एक मैसेज ग्रुप पे भी भेज देता है विद एक पोस्टर बना के ऐसे, ताकि स्टूडेंट के उसके ऊपर नजर जाए ऐसे। तो ये डाउट एंड आंसर का हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास जब डाउट आता है तो पर्सनल डाउट छोड़ के जो सिलेबस के डाउट होते हैं तो उसको हम सभी ग्रुप पे भेज देते हैं, भले आपने पूछा हो या फिर ना हो तो भी आपको डाउट समझ में आते हैं और उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट को हेल्प हो जाती है। देन दूसरा ऐसा है कि जो स्टडी प्लानिंग रिलेटेड डाउट्स होते हो हमारी काफ़ी सारे लोग काउंसलिंग टीम है जो आपको सपोर्ट करती है। जैसे समझो किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, उसे लगता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर उसके बीच में ऐसे होता है कि स्टडी का कुछ गैप आ गया तो फिर से कैसे स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के इश्यूज रहते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारी अलग काउंसलिंग टीम है जो आपको गाइड करते रहते हैं। उनके नंबर हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप उनसे बात करके भी आपका काफ़ी सारा स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो या फिर स्टडी प्लानिंग में उनकी हेल्प ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग आपके साथ में रहते हैं। ऑफिस का एक नंबर आपको दिया ही जाता है कि छोटे मोटे डाउट्स वहाँ पे आते ही रहते हैं तो हम क्लियर करते हैं। मेरा भी नंबर है, फिर बाकी लोगों के भी नंबर होते हैं, तो यानी मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं। तो डाउट का भी आपको कभी इशू नहीं रहेगा। डाउट के जो क्लियर होने का जो आपको होता है कि डाउट कहाँ पे क्लियर करें, क्योंकि लाइव लेक्चर आप ले नहीं रहे हो, रिकॉर्डेड ही लेक्चर, तो कहाँ पे ऐसे डाउट क्लियर होंगे। तो इसके लिए ये सब अलग सपोर्ट सिस्टम है। ऑफिस का नंबर है, मेरा नंबर है, काउंसलिंग टीम है, उसमें भी 3-4 लोग हैं, तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपके डाउट्स हमारे पास आके वो क्लियर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, वो भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि जो क्लास का जो ऐप है ये एंड्रॉयड पे तो चलता है लेकिन iOS प्लेटफॉर्म पे चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसे। तो वहाँ पे भी चलता है, डोंट वरी। जो आईफोन है या फिर आईपैड पे आप यूज़ कर सकते हो, यानी एंड्रॉयड टैबलेट पे भी आप यूज़ कर लो या फिर एंड्रॉयड मोबाइल पे भी यूज़ कर लो। यानी लार्ज स्क्रीन के लिए आप एंड्रॉयड टैबलेट पे भी यूज़ कर सकते हो, आईफोन पे भी यूज़ कर सकते हो या फिर आईपैड पे भी यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप पे अभी थोड़ा अवेलेबल नहीं हुआ है, वेब वर्जन हमने नहीं दिया, लेकिन बाकी हर जगह पे दिया है जहाँ पे सिक्योर प्लेटफॉर्म जो होते हैं, यानी प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर पे है, या फिर आईपैड पे आप उसको यूज़ कर सकते हो या फिर एंड्रॉयड टैबलेट पे भी यूज़ कर सकते हो, यानी अगर आपको लार्ज स्क्रीन में यानी वीडियोस देखने होंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर क्लास के जो नोट्स है उसके अलावा कौन कौन से बुक्स हमें खरीदने चाहिए। तो हम तो स्टूडेंट्स को जनरली बोलते हैं कि आप बृहत्त्रयी जो है चरक सुश्रुत और वाग्भट ये आप ले लो, बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो क्लास के नोट से हो जाएंगे, यानी सब्जेक्ट्स हो या फिर बाकी संहिता हो वो आप क्लास के नोट्स के ऊपर डिपेंड रह सकते हो। लेकिन ये 3 ग्रंथ इसके लिए ले लो ताकि आपको जो श्लोक का रीडिंग है वो भी होना चाहिए। तो चरक सुश्रुत और वाग्भट में भी सूत्र स्थान छोड़ के बाकी भी उसके स्थान आप कवर कर लो, यानी ऐसा बुक ले लो जिसमें बाकी भी स्थान हो, यानी सूत्र स्थान के अलावा निदान स्थान, शारीरिक चिकित्सा, उत्तर स्थान, सभी स्थान की एक संहिता ले लो ऐसे। तो इन शॉर्ट आप चरक सुश्रुत और वाग्भट ले लो। कौन से ऑथर की लेनी है वो हम ग्रुप पे दे देंगे, लेकिन मोस्टली आप ये 3 ग्रंथ पहले खरीद लो और बाकी जितने भी टॉपिक्स है यानी बाकी संहिता है, समझो काश्यप है, शारंदर है या फिर भाव प्रकाश, वाददान और जितने भी संहिता छोड़ के सब्जेक्ट्स भी है वो सब क्लास के नोट से कवर हो जाएंगे, लेकिन ये 3 ग्रंथ तो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में हम स्टाइपेंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टाइपेंड कौन कौन से सीट्स को मिलता है और कितना मिलता है। तो जितने भी गवर्नमेंट सीट्स है वो भले क्लिनिकल हो या फिर नॉन क्लिनिकल हो, सभी को स्टाइपेंड मिलता है। ऐसा कोई फर्क नहीं कि क्लिनिकल को ही मिलेगा नॉन क्लिनिकल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सभी को मिलता है। क्लिनिकल को भी मिलेगा, नॉन क्लिनिकल सीट्स को भी स्टाइपेंड मिलता है और उसकी अमाउंट सेम नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग है। जैसे समझो राजस्थान में है तो जो NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है राजस्थान का जो जयपुर में है उसमें 65,000 अभी करंट स्टाइपेंड है, या फिर जामनगर में भी सेम है जो गुजरात का इंस्टीट्यूट है 65,000 है। देन अगर आप महाराष्ट्र के देखते हो तो महाराष्ट्र में 90,000 के ऊपर आता है, 93,000 या फिर 94,000 है। BHU का सबसे अच्छा माना जाता है जो 1 लाख के ऊपर है, या फिर तिब्बिया का भी यानी 1 लाख के नज़दीक है ऐसा है, या फिर जो अय्या गोवा है अभी जो नया खुला है उनका 65 to 70,000 है। अय्या दिल्ली भी अब 70,000 के ऊपर ऐसा है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन इतना तो स्टाइपेंड है कि आप डिसेंट इनकम आपको लगेगा और आपका जितने भी एक्सपेंसेस है वो कवर होकर आपको एक डिसेंट सेविंग आपका हो जाएगा ऐसा। अगर मैं तो महाराष्ट्र या फिर BHU के स्टाइपेंड के बारे में बोलता हूँ कि जनरली ये ऐसे इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र हो या फिर BHU जो आपको नियरली 3 साल में 36 लाख इतना अमाउंट लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर समझो BHU का सीट निकालता है या फिर महाराष्ट्र में भी अच्छा गवर्नमेंट सीट निकालता है तो उसको नियरली 36 लाख इतना अमाउंट उसको 3 साल में मिल जाता है। तो अगर आप समझो PG के बाद 14 लाख कमा के उसमें जोड़ देते हो तो 50 लाख यानी आधा करोड़ अमाउंट आपका हो जाएगा बहुत कम उम्र में आपके पास। तो स्टाइपेंड का भी ये भी फायदा है, जो अगर मैंने इसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी अच्छा समझाया था। अगर आप स्टाइपेंड को भी देख के बहुत पहले से अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो महाराष्ट्र या फिर जैसे BHU जैसे स्टाइपेंड है तो 36 लाख आपको मिलता है, साथ में आपने कहीं समझो थोड़ा कमा के 14 लाख उसमें डाल दिया
तो ऑलमोस्ट आधा करोड़ आपके पास अमाउंट होता है, उसको आपने बस इंटरेस्ट पे भी डाल दिया बैंक में तो भी आपको नियरली 25,000 महीना इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर महीने का। तो इतना इसका इम्पोर्टेंस है स्टाइपेंड का। तो ये आप अगर उसका थोड़ा कैलकुलेट करोगे ठीक से तो इतनी अच्छी अमाउंट आपके पास आ सकती है अगर आप थोड़ा सा मेहनत पहले से ले लो तो स्टाइपेंड की इम्पोर्टेंस है, आपके खर्चे काफ़ी निकल जाते हैं, सेविंग अच्छा होता है और आगे भी जाके आपको उसका यूज़ होता है, कहीं क्लिनिक लेना हो या फिर समझो बाकी भी आपके कुछ एक्सपेंस करने हो तो इसलिए पहले से आप पढ़ाई करें ताकि स्टाइपेंड शीट मिलता है तो काफ़ी सारा आपका इकोनॉमिकल बर्डन कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या फैक्टर है कि जो AIBT एग्जाम में प्रिपरेशन करते समय आपके पास होना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो। ऐसा तो इस एग्जाम का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है कि एग्जाम का प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में आप करोगे तो आप सब भूल जाओगे, उतने पढ़ के भी आपका यानी याद कुछ नहीं रहेगा। तो ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए कि 1-1.5 साल का प्रिपरेशन जिनका है उनका रिजल्ट काफ़ी एश्योर हो जाता है अगर आप वो ठीक से पढ़ रहे हैं तो ऐसा। तो अगर लंबे समय तक पढ़ते समय सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहता, क्योंकि आप समझो 1-2 महीना पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे और छोड़ देंगे, यानी तुरंत एग्जाम देके आप निकल जाएंगे। लेकिन आपको 1 साल पढ़ना है, 1.5 साल पढ़ना है, तो लंबे समय तक जब पढ़ना होता है तो सबसे यानी कठिन पार्ट जो होता है इस जर्नी का वो होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंट नहीं रहता स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट है, लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट रह के पढ़ रहे हैं, पेशेंस रख के पढ़ रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, मुझे तो ये 3-4 फैक्टर हमेशा लगते हैं कि जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं, यानी थोड़ा संयम रख रहे हैं, कभी कभी मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे तो भी पढ़ रहे हैं, और तीसरा यानी जैसे मैंने बोला कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, यानी मन नहीं हो रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो स्टूडेंट की जनरली रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको इस एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वो कंसिस्टेंट होना है, कि आपको रोज पढ़ते रहना चाहिए। भले आप थोड़ा कम पढ़ लो, 1 घंटा 2 घंटा कम पढ़ लो, लेकिन रोज पढ़ना है। सेकेंड थिंग, आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि कभी आपके क्लास के जो टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है। और तीसरा, डिसिप्लिन के साथ। कभी ऐसा हुआ कि बहुत सेचुरेट हो जाओगे आपको लगेगा कि बिल्कुल पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सब 1-2-3 फैक्टर्स है जो आपको हमेशा मेंटेन करने चाहिए। तो यही इसी फैक्टर से कारण मोस्टली स्टूडेंट के रिजल्ट्स आते हैं। और बाकी तो हार्ड वर्क है। आप इतना समझो, कोई स्टूडेंट 1-2 घंटे पढ़ रहा है, कंसिस्टेंट है, लेकिन उसका समझो पढ़ाई का ड्यूरेशन बहुत कम है 1 दिन का, तो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन 8-10 घंटे का समय अगर दे रहा है, 10-12 घंटे का समय दे रहा है डेली, तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। तो इंटेंसिटी भी आपकी पढ़ाई की उतनी होनी चाहिए कि आप बस 1-2 घंटा पढ़ रहे तो नहीं होगा, फिर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ना चाहिए। डेली जो 8-10 घंटे का जो समय है वो पढ़ना चाहिए ऐसा। तो ये 3-4 फैक्टर जो से मैंने बोले कि आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, पेशेंस के साथ पढ़ना जरूरी है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना जरूरी है, और उतना यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी या फिर इंटेंसिटी जो है आपकी पढ़ने की वो भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट आता है ऐसा। और एग्जाम का समझो आप अभी स्टार्ट करोगे तो 1.5 साल तक तो आपको प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। तो काफ़ी लंबा समय है, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का आपको पढ़ना होता है। इसलिए क्लास के साथ जो टेस्ट हम देते हैं उसके साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर रिजल्ट आपके अच्छे आ जाते हैं। इसके बाद मोस्टली जो इंटर्नशिप की प्लानिंग के बारे में स्टूडेंट्स कभी कभी पूछते हैं। वैसे तो अभी आजकल काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं कि सिविल 6 महीने का कर दिया, पहले 3 महीने का था, अभी 6 महीने का है, ऐसा कुछ चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि लास्ट का जो ड्यूरेशन है आपका वो थोड़ा सा आप ऐसे रखो कि आपको पढ़ने के लिए समय मिले। यानी आप कॉलेज का समझो इंटर्नशिप लास्ट में रखो, या फिर PSC कुछ होगा जहाँ पे आपको नॉन वर्किंग कुछ मिल रहा है तो वैसे रहेगा तो लास्ट में रखो। तो क्योंकि एग्जाम के नज़दीक का जो समय 3-4 महीने का होता है वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए समय मिलना चाहिए। यही हमारा एक सजेशन होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर इंटर्नशिप को कैसे प्लान करें, पहले कौन सा कॉलेज का इंटर्नशिप ले या फिर बाहर का ले, या फिर उसमें भी सिविल ले कि PSC ले जाए। तो आजकल सिविल PSC रहा है कि नहीं रहा है हमें इतना अपडेट्स नहीं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अभी 6 महीने सिविल का ही ड्यूटी हो चुका है, तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना ऐसे। तो अगर पॉसिबल हो तो आप समझो जहाँ पे भी लास्ट के 3-4 महीने, एग्जाम के पहले के 3-4 महीने जो है वहाँ पे आपको समय मिले ऐसे पोस्टिंग ले। नहीं पॉसिबल होगा तो आपको जो मिलेगा वैसे करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन जहाँ पे समझो आपको पॉसिबल रहेगा वहाँ पे आप लास्ट के 3-4 महीने का जो समय है वो नॉन वर्किंग फेज में रहे तो आपको पढ़ाई यानी फ्रेशर अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में आप अच्छे रैंक में यानी एग्जाम निकाल सकते हो। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से लास्ट रैंक पे गवर्नमेंट सीट्स मिलते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। इसमें थोड़ा सा सेंट्रल काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग में फ़र्क आता है, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। जैसे समझो अगर
महाराष्ट्र में थोड़ा कठिन होता है, महाराष्ट्र में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन बाकी स्टेट जो है जैसे एमपी है, यूपी है, राजस्थान वगैरह है, इसमें आपको काफ़ी इंप्रूव होते हैं रैंक। जैसे समझो अगर पिछले साल में किसी के रैंक, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसकी रैंक 204 रैंक थी ऑल इंडिया रैंक, तो उसकी यूपी में रैंक जो है वो 8 रैंक बन गई, इतनी ऊपर रैंक आ गई, 8 रैंक उसकी वहाँ पे है। तो या फिर एमपी में भी ऐसे था, एक स्टूडेंट की रैंक 300 थी तो उसकी वहाँ पे भी रैंक 7-8 आ चुकी, तो इतना फर्क आ जाता है। जैसे महाराष्ट्र में नहीं होता, महाराष्ट्र में वो कंपटीशन बहुत है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट के कंपेरिजन में। मैं आपको सेंट्रल काउंसलिंग का डाटा प्रेजेंट करता हूँ जो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कौन से रैंक पे लास्ट सीट मिला है। इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है 100-200 रैंक का, लेकिन उसके नज़दीक आप पकड़ लो। ओपन कैटेगरी में लास्ट सीट जो 2024 में 25 का तो डाटा भी आया नहीं, सभी राउंड्स हो नहीं पाया अभी तक। 24 का जो डाटा हमारे पास है उसमें से अगर देखेंगे आप तो ओपन में 1049 रैंक जो है, तो 1049 रैंक पे लास्ट सीट मिला है ओपन कैटेगरी में। देन ओबीसी का 1119 यहाँ तक मिला है, 1119 यानी 1000 के नज़दीक ही है, 1000 के ऊपर थोड़ा सा है, 100-200 रैंक पकड़ लो आप। ईडब्ल्यूएस में भी सेम ही है, 1139 ओबीसी के नज़दीक है, 1139 ऐसा रैंक है। एससी में काफ़ी थोड़ा डिफरेंस है, 2500 तक रैंक है, 2873 है, 2873 ये रैंक है एससी में जहाँ पे लास्ट सीट मिला है। एसटी में भी काफ़ी अच्छा रेंज मिलता है, 6449 यहाँ पे लास्ट रैंक में और गवर्नमेंट सीट मिला है 6449 यानी 6449। देन पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप पीपल्स में फिर 7015 रैंक पे मिला है, 7000 रैंक पे आप पकड़ सकते हो। इसमें 100-200 का फर्क रैंक का आ सकता है, लेकिन इसके नज़दीकी रैंक होते हैं मोस्टली। अगर ओपन में याद रखना है तो 700-800 रैंक का आप पकड़ लो कि जहाँ पे गवर्नमेंट सीट मोस्टली मिलता है। ये 1000 रैंक कभी कभी थोड़ा सा एक 22 लाख ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली 700 रैंक तक ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया में कहीं भी तो गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगा। इसमें लास्ट क्लास के रैंक मोस्टली नॉन क्लिनिकल सीट से मिलते हैं, इसलिए क्लिनिकल मिलते हैं, लेकिन मोस्टली लास्ट क्लास के जितने भी रैंक्स है वो मोस्टली नॉन क्लिनिकल सीट उनको मिलता है। क्लिनिकल के लिए आपको और बेहतर रैंक चाहिए, तो ये भी आप एक बार समझ सकते हो कि कितना पढ़ना चाहिए ताकि आपको किस लेवल का पढ़ाई रहना चाहिए ताकि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिले ऐसे। तो इसमें आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारा कवर किया है कि क्लास का पैटर्न क्या है, नोट्स का पैटर्न क्या है, सिखाने का तरीका हमारा कैसे है, और भी कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो इसमें आज के पहले ओरिएंटेशन लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा कवर कर लिया है कि आपको कैसे ओवरऑल पीजीसीईटी का जो अभी का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नाम क्या है, कितने मार्क्स है, या फिर प्रिपरेशन फेज में कौन कौन सा फैक्टर्स आपको ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से कितनी स्टाइपेंड है या फिर कितना रैंक आपको चाहिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो ये हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है। इसके अलावा जो भी डाउट्स रहेंगे हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो ये इनिशियल एक लेक्चर है जिससे आपको एक थोड़ा ब्रॉड आइडिया मिले आपको कि एग्ज़ाम के बारे में। इसके अलावा जितने भी डाउट्स रहेंगे हम लोग क्लियर करते जाएंगे।